नमस्ते इंडिया। मैं हूं प्रियांशु और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति का सीधा सा संबंध ये है कि जब देश में चुनाव होते हैं तो उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई तो होता नहीं है, तो उस समय देश का संचालन कौन करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ये पढ़ेंगे कि चुनाव के समय हमारे दायित्व क्या हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, कैसे हम चुनाव को बेहतर बना सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे कि चुनाव क्यों। तो इन सब तथ्यों को पढ़ने से, बातों को पढ़ने से पहले हम इसके पठनीय बिंदु एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पठनीय बिंदु, चुनाव क्यों। क्या कारण है कि हमें चुनाव करने पड़ते हैं। अब अच्छा, चुनाव करने पड़ते हैं तो चुनाव की ही जरूरत क्यों, कोई अन्य कारण क्यों नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक मानने के अधिकार। चुनाव जो है उनको हम कैसे लोकतांत्रिक मान सकते हैं, इसके क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट वी फाइंड द पॉलिटिकल पॉलिटिकल इज डेमोक्रेटिक। तो क्यों इलेक्ट्रोल डेमोक्रेटिक क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे राजनैतिक प्रतिद्वंदता, मतलब इस पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड फॉर द किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, और किसके लिए, देश के सिटीजनों के लिए। अच्छा है कि नहीं, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब हम इन चीजों को पढ़ लेंगे फिर इसके बाद हम आएंगे चुनाव प्रणाली, कि हमारी चुनाव प्रणाली क्या होगी जिससे हमारे चुनाव होंगे, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। समझ गया ना आप लोग, तो हमारे संविधान के द्वारा चुनाव प्रणाली क्या होगी। अब हम लोग इन बातों को एक एक करके समझेंगे। इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि चुनाव ही क्यों। अच्छा, चुनाव चुनाव किस पर निर्भर करते हैं, वहां की जनसंख्या पर। और जनसंख्या कैसी होनी चाहिए अगर चुनाव हो रहे हो, शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए, शिक्षित जनसंख्या। अगर जनसंख्या शिक्षित नहीं होगी तो क्या होगा, चलिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी मान लीजिए 1 साल पहले होगा या 1 साल बाद में भी ग्राम प्रधान के चुनाव होंगे, मतलब गांव के लिए। और वहां के जो सदस्य होंगे ना, जो उम्मीदवार होंगे, जो प्रधान बनना चाहेंगे, जिन्होंने नामांकन किया होगा, वो जो वहां की गरीब जनता होगी उनको लालच देंगे चुनाव के समय कॉलोनी का। कॉलोनी एक प्रकार की मददगार सहायता होती है जो उस प्रदेश की, जो प्रदेश सरकार और राज्य सरकार मिलकर उसकी व्यवस्था करती है, केंद्र सरकार। तो चुनाव के समय वो लोग कॉलोनी की व्यवस्था करेंगे, कहेंगे कि हम कॉलोनी देंगे। एक मनरेगा कार्ड बनता है, महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार योजना, इसके लिए वो लोग वादा करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चुनाव खत्म, वे उन सभी वादों को भूल जाएंगे जो उन्होंने चुनाव आने से पहले किया था। मान लीजिए 0 लाइन चुनाव की है, इससे पहले वादे हो रहे हैं, यहां तक पहुंचे, ये चुनाव हो गया, इतने वादों को ये इतने समय में भूल गए, ये उम्मीदवार जो प्रधान के लिए थे। तो इसी उदाहरण का हम लोग अभी हरियाणा के चुनाव में देखेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा, चुनाव क्यों, क्या हमें चुनाव की जरूरत है। और जो हमारे यहाँ के युवा हैं और जो हमारे किसान हैं, बहादुर किसान हैं, जो शहर में मजदूरी करते मजदूर हैं, गांव के रहने वाले, उनको बुला लिया जाता है रुपए पैसे देकर कि आप यहाँ पर आइए वोट करने। जब वो वोट कर देते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हमको किसको वोट देना है। उन लोगों को थोड़े से पैसे देने पर वो अपना मत बेच देते हैं, अमूल्य मत, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो कुछ पैसों के लिए अपना वोट बेच देते हैं, मात्र इतने रुपए में, मनरेगा कार्ड बनवाने के वादे को लेकर। वो लोग ये समझते हैं कि चुनाव जो है वो सरकार बदलने का अवसर है, चुनाव से सरकारें बदलती हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि चुनाव उस व्यक्ति के जीवन को बदलने का अवसर है। कैसे है, अगर यही देश का युवा शिक्षित हो जाए और वो क्या करने लगे, शिक्षित होकर अन्य जगहों पर अपनी सेवाएं देने लगे, तो वो जान जाएगा कि चुनाव से हम केवल सरकार नहीं, अपना जीवन भी, अपना भविष्य भी बदल सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन रहा। अब हम लोग पढ़ते हैं चुनाव क्यों। और ये जो मेरी वीडियो होने वाली है क्लास 9 के बच्चों तक सीमित ना होकर ये बूढ़े व्यक्ति और वृद्ध जो देश का भावी नागरिक भी होगा उसको भी समझ में हो जाएगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चुनाव क्यों। क्या कारण है कि हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं, इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो हम लोग पहले चुनाव के बारे में पढ़ते हैं कि चुनाव होते कहाँ कहाँ पर है और क्यों होते हैं। तो चुनाव कहाँ कहाँ होते हैं, जो देश लोकतांत्रिक होंगे वहां चुनाव होगा। ये हम आगे बताएंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या
क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके क्या कारण है कि हम चुनाव को लोकतांत्रिक मान लेते हैं? तो हम लोग पहले देखते हैं कि चुनाव क्यों होते हैं। हम लोग हरियाणा चुनाव विधानसभा की एक समिति से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके हमें अगली वीडियो में पढ़ने में आसानी रहेगी। तो हम लोग देखते हैं हरियाणा चुनाव। हरियाणा चुनाव में जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 90 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा सीट। कितनी है हरियाणा में विधानसभा सीटें? 90 विधानसभा सीटें कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ 1982 कब से? 1947 से 1947 से कितने? 1947 से 1982 तक। इसके बीच में यहाँ पर किसका शासन रहा? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। फिर इसके बाद 1982 में कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ थी वो ढीली होने लगी और एक युद्ध चलने लगा 1982 से ही, जब कांग्रेस पार्टी की पकड़ ढीली होने लगी। जब उनका आखिरी कार्यकाल था, पहले और लास्ट का कार्यकाल, तो उनकी पकड़ ढीली होने लगी, एक न्याय युद्ध आंदोलन चलने लगा और इसके जो नेता थे चौधरी देवीलाल थे। अब युद्ध बढ़ता रहा। फिर आया सन 1987। जब 1987 आया तो इन्होंने चौधरी देवीलाल ने एक लोकदल पार्टी की स्थापना कर दी और ये जो लोकदल पार्टी है हरियाणा संघर्ष समिति पार्टी से आई थी। इसी पार्टी की स्थापना किसने कर दी थी? चौधरी देवीलाल सिंह ने। फिर हरियाणा विधानसभा में कब 90 सीटों पर चुनाव हुए? कब? 1987 में, जिसमें से 76 सीटें लोकदल गठबंधन को मिली। मतलब लोकदल जो थे चौधरी देवीलाल और उनकी सहयोगी को कितनी मिली? 76। फिर उसके बाद 60 सीटें जो थी वो चौधरी देवीलाल को ही सिर्फ मिली थी। मतलब 60 सीटें सिर्फ उनकी थी। 30 सीटों को छोड़कर 60 सीटें किसकी थी? चौधरी देवीलाल की। अब चौधरी देवीलाल क्यों जीते थे, इसके पीछे कारण हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने जनता से वादा किया था कि हम कर्ज माफ कर देंगे। किसका? किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और जो उनका ऋण है वो हटा देंगे। तो इन्होंने ये क्या किया? वादा किया। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव में कौन करते हैं? वहां के उम्मीदवार प्रधान करते हैं। जो प्रधान होने वाले होते हैं वो लोग किया करते हैं कि मैं आपके लिए मनरेगा कार्ड बनवाऊंगा जिससे आपको रोजगार मिल सके। लोग अशिक्षित होने के कारण वोट देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा, ये जो शिक्षा है ना, हर आयाम इसी के हैं, शिक्षा के। अगर देश में शिक्षा होगी तो देश में चुनाव प्रॉपर तरीके से होंगे। जब चुनाव प्रॉपर तरीके से होंगे अच्छी सरकारें बनेगी। उस अच्छी सरकार से क्या होगा? देश की और विकसित होगी। देश क्या होगा? विकसित होगा। और वहां पर क्या नहीं होगी? आर्थिक समस्या नहीं होगी। आज हमारे जो भाई बहन पढ़ते हैं और पढ़कर आईआईटी करके वो बाहर चले जाते हैं, अगर वो आईआईटी करके अपने देश में ही रहे तो आज जो राफेल फ्रांस से भारत खरीद रहा है ये उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा भी वो चाहिए जो अपने देश की संस्कृति और गौरव में विकास कर सके। ये नहीं कि कुछ पैसों के लिए बाहर चले जाएं। और इसमें हमारे दोष नहीं है, सरकार का दोष है, क्योंकि इतनी हाई लेवल की शिक्षा पर भी वो बहुत ही अल्प व्यय देते हैं। मतलब बहुत कम खर्चा देते हैं। किसको? बच्चों को जो आईआईटी कर चुके होते हैं, इसीलिए वो बाहर चले जाते हैं। इसमें हर सबका दोष है कि हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है। एक जनसंख्या का बढ़ता कारण विकसितता का अर्थ नहीं है, इसके अन्य पहलू भी हैं, जिनमें शिक्षा। अगर शिक्षा पर व्यय कर दिया जाए तो युद्ध रुक जाए। अगर युद्ध का व्यय किस पर? शिक्षा पर कर दिया जाए, युद्ध रुक जाए। क्योंकि लोग पढ़े लिखे होंगे और जो पढ़ा लिखा लोग होता है वो अक्सर लोग माने जाते हैं कि 100 में से अगर 90 पढ़े लिखे हैं तो उसमें से जो 70 लोग होंगे वो नरम दल के होंगे। मतलब ज्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते होंगे अगर पढ़े लिखे होंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाओ लाठी लाओ मारो इसको मारो, बस वो मारने के लिए हमेशा रहते हैं। तो शिक्षा हमेशा हर पहलू हर आयाम बना रहता है विकसितता के लिए। किसी भी देश के डेवलप होने के लिए शिक्षा, एजुकेशन इज एम्प्लीट्यूड which can make the country develop as the country अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कैसी हैं? सब डेवलप कंट्री हैं। और भारत डेवलपिंग है, विकासशील है। तो इसमें किसका सबसे बड़ा अहम योगदान है अगर विकासशील और विकसित होने में? शिक्षा का। अगर शिक्षा पर व्यय किया जाए तो आज देश विकसित हो जाए, आज ही विकसित हो जाए। तो हम लोग अब पढ़ते हैं चुनाव क्यों। तो देखिए, जनता को पसंद नहीं आया। जनता को क्या नहीं पसंद आया? इन्होंने चुनाव के वादे किए, कर्जा माफ किया, लेकिन जनता को वो चीज नहीं दे पाए जो जनता ने इनसे अपेक्षा की थी। चुनाव माफ करके
आपने चुनाव माफ करके वो कार्य नहीं कर दिया कि जो कार्य ये कांग्रेस करती आ रही थी। कांग्रेस भी वही कर रही थी, आप भी वही कर रहे हैं, आप उनसे खराब कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, कर्ज माफ कर दिया। कर्ज माफ कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे, महान बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। तो 1991 में इन्होंने, कांग्रेस ने क्या कर ली, पुनः जीत प्राप्त कर ली, पुनः जीत प्राप्त कर ली। किस पर? हरियाणा सीटों पर। अब हमने ये देखा कि अगर चुनाव इसलिए होते हैं, अगर जनता किसी से संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। इसलिए चुनाव होते हैं कि बदल सकते हैं। बदल दिया ना इनको, इनसे जनता संतुष्ट नहीं थी, किसको ला दिया, कांग्रेस को ला दिया, कांग्रेस को ला दिया। चलिए अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि चुनाव ही क्यों, चुनाव के द्वारा ही क्यों मतलब है, कोई और रास्ता नहीं है कि ये मुख्यमंत्री ना होकर कोई और मुख्यमंत्री हो जाए, ऐसा क्यों नहीं है? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि चुनाव की जरूरत क्यों है हमें। तो हम लोग अब पढ़ते हैं कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों, क्यों क्यों चुनाव की जरूरत है। वाई वी नीड इलेक्ट्रोल सिस्टम, इलेक्शन की जरूरत हमें क्यों है, चुनाव प्रणाली की हमें जरूरत क्यों है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं, अगर चुनाव ना हो तो प्रतिनिधि का चयन कैसे होगा, जो उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे, उनका चयन कैसे होगा अगर चुनाव ना हो। तो हम लोग अगर योग्यता के आधार पर, योग्यता कैसे, चलिए जानते हैं। एक व्यक्ति इंटर पास है, दूसरा भी इंटर पास, ठीक। एक व्यक्ति बीए पास है, दूसरा भी बीए पास। एक एमए पास है, दूसरा भी एमए पास। यहाँ पर योग्यताएं बराबर चल रही, इसने भी पीएचडी की, इसने भी पीएचडी की। जितना ज्ञान इसके पास है उतना भी ज्ञान इसके पास है, समझ गया ना। जितनी कार्यशीलता इसके पास है उतनी भी कार्यशीलता इसके पास है। तो कैसे होगा, कैसे होगा ये कैसे होगा? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो किसी एक व्यक्ति को निर्णय कर दिया जाए कि आप ही इसका चयन करेंगे, आप ही इसका चयन करेंगे। दो व्यक्ति हैं, आप ही उनका चयन करेंगे कि इनमें से कौन होगा। उसको भी कठिनाई आएंगी। तो ऐसे में जो देश की जनता होगी वो निर्णय लेगी कि हमारा मसीहा कौन होगा, हमारा मसीहा कौन होगा। और ये एक लोकतंत्र है, इसमें मसीहा नहीं वो सेवक ही होंगे। कैसे होंगे अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी है लोकतंत्र में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चुनाव की जरूरत इसलिए है क्योंकि सही प्रतिनिधि का, अगर हम सही प्रतिनिधि का चयन करना चाहेंगे तो वो चुनाव से ही होगा। जो योग्यता इन दोनों के पास समान है, इन दोनों के पास ज्ञान भी समान है, कार्यशीलता लगनशीलता दोनों समान है। अगर यहाँ पर योग्यता की बात की जाए और लगनशीलता की बात की जाए, उन दोनों के समान होने पर किसी प्रतिनिधि को चुना जा सकता है सही से। अब यही मान लीजिए, आपने टीवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि हम शक्ल होते हैं। अब उनको एक ही कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया जाए, एक ही कपड़े पहनाकर उनको खड़ा कर दिया जाए। कहाँ? एक यहाँ पर, एक हमारे साइड में खड़ा कर दिया जाए, हमारे ही तरह कोई एक व्यक्ति। तो जो एक व्यक्ति सामने खड़ा होगा, क्या वो उस पहचान पाएगा कि कौन असली है? इसमें पहचान पाएगा नहीं। तो इसीलिए चुनाव कराए जाते हैं कि इन दोनों में से सही पहचाना जा सके। और वो कौन पहचानेगा? देश की जनता। जो देश की जनता को लगेगा कि कौन हमारा नेता होना चाहिए। समझ गया ना आप लोग। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो हम लोग पढ़ते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी है। इस पॉलिटिकल कंपटीशन इज राइट फॉर किस सिटीजन, सिटीजन के लिए क्या अच्छी है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग दो उदाहरण से समझेंगे। एक होगा सामान्य चुनाव का उदाहरण और एक दूसरा बाजार भाव का उदाहरण। ये वाले से अगर आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझा मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी और रेफरेंस बुकों में लिखा रहता है ये 3-3, 4-4 पेज का। उसमें पढ़ेंगे आप, पहला पढ़ेंगे दूसरा भूल जाएंगे। दो इसमें कई आयाम दिए रहते हैं, लेकिन हम इसको सामान्य चुनाव और बाजार भाव दो ही पहलू से इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं सामान्य चुनाव का कैसा होगा। सामान्य चुनाव का, सामान्य चुनाव के में हम देखेंगे एक तरफ पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ है समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ है कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, एक है एनसीपी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट पार्टी। तो ये जो पार्टियां हैं, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, और ये जो पार्टियां हैं इनमें क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी है? किसके लिए है? अच्छी है, सही है? तो देखते हैं। अगर ये पार्टी बीजेपी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है,
तो इन सबको लगेगा कि अगर हम अपना काम और अच्छे से करें, जैसे कर रहे हैं इनसे अच्छा करें, तो सरकार किसकी बनेगी? इन चारों की बनेगी। अब इनकी सरकार बन गई, इन दोनों का काम खत्म। सरकार बनी इनकी एनसीपी की सरकार बनी। अब इन्होंने भी अपना काम सही से नहीं किया, तो अब इन तीन को लगेगा कि अगर हम कर लें तो क्या होगा, अगर हम कर लें तो क्या होगा, हमारे में से किसी एक की सरकार बन जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बन जाएगी, तब ये लोग कहेंगे कि अब इनकी सरकार बन गई, अगर ये काम अच्छा नहीं करेंगे तो सरकार किसकी बनेगी? आईएनसी और टीएमसी की। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये बताइए कि टीएमसी के इस समय अध्यक्ष कौन है? टीएमसी कहाँ की है, मुख्यतः कहाँ चल रही है? जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से है, टीएमसी कहाँ से है? आप लोग फटाफट इसको कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग अब चलते हैं टीएमसी और आईएनसी पर। आईएनसी इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, अब पार्टी की सरकार किसकी बनी? आईएनसी की। अगर आईएनसी ने भी काम सही नहीं किया तो किसकी बनेगी? टीएमसी की। तो लोगों का पार्टिकली किससे, इन पर सबसे विश्वास उड़ जाएगा। अगर इसने भी सही नहीं किया तो लोग कहेंगे कि चलो एक बार इनको फिर मौका देखते हैं, देकर कैसा रहेगा। तो यही होता है राजनीतिक प्रतिद्वंदता। अगर कोई पार्टी का कार्यभार कैसा चल रहा है, ये एक हो गई, यहाँ से कोई चल रही है, यहाँ अच्छा कर रही है, फिर वो गिरा रही है अपना, फिर वो अच्छा कर रही है, तो जो जनता होगी वो दूसरी पार्टी को दे देगी कि आप आइए और आप यहाँ पर कार्य करिए। ये कर रही है, इनका कार्य देखिए कैसी होगी। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है। इससे क्या होती है? विकास की दर बढ़ती है। किसी ने इतना काम किया, उसके देखने में कि ये पार्टी नीचे गिरे, वो काम यहीं पर है, पार्टी नीचे आई, दूसरे ने इतना काम कर दिया, देश विकासशील से विकसित होने लगा। तो जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है हमारे लिए अच्छी है। ये तो सामान्य चुनाव का उदाहरण हो गया। अब हम लोग बाजार भाव से देखते हैं। बाजार भाव से कैसे? अच्छा, आप लोग सब्जी लेने जाते हैं बाजार, जाते होंगे ना, देखते होंगे कि एक लाइन में 1 किलोमीटर लंबी वही आलू भिंडी गाजर सब रखे चले जा रहे हैं। किसी के पास कुछ और है, लेकिन आलू भिंडी गाजर सबके पास सामान्य है, 1 किलोमीटर लंबी लाइन में। तो आप गए, पहले से पूछा कैसा है, सही है, कैसा दे रहे हैं आप, सही है। अगर आपको अच्छा लगा लेंगे, नहीं तो आगे आएंगे। फिर कैसा है, आपने पूछते पूछते 1 किलोमीटर लंबी लाइन पार कर दी और आपने कुछ भी नहीं लिया। अगर और वो जो दुकानदार जिससे आप पूछेंगे ना, वो आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप लीजिए इसको, आप ले ही लीजिए, ये बाध्य वो नहीं कर सकता। आपका हक है कि आप लें या ना लें। फिर आपने जब देखा कि हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, कौन सा, हमको मान लीजिए ये ए दुकान है, उसका हमको सामान क्या, प्रोडक्ट क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ गया ना आप लोग। तो आपने उसका प्रोडक्ट ले लिया, अपने पास रख लिया। अगर वो प्रोडक्ट ना बढ़िया होता, आप दूसरे के पास जाते ना, अभी जैसे गए थे, वो भी ना बढ़िया होता तो दूसरे के पास जाते। ये किसके लिए हो रहा है? जनता जा रही है, तो यही होना चाहिए जनता का। अगर जनता को टीएमसी समझ में आ रही तो ठीक, नहीं तो आईएनसी पर जाइए। जनता आईएनसी समझ में आ रही, नहीं तो एसपी के बाद बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, तो इन पार्टियों पर चाहिए। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता यहाँ बाजार भाव से कैसे निकल कर आई? अगर वो जो दुकानदार है वो अपना चाहे भी कि हम उसको खराब सामान दे दें, जो कौन सा व्यक्ति लेने आया, दुकानदार, ग्राहक लेने आया, अगर दुकानदार खराब सामान उसको दे देगा और अपना लाभ सोचेगा, तो क्या वो उस दुकान से सामान लेगा? नहीं लेगा। अब आप ऐसे मान लीजिए, आप गए यहाँ पर बाजार, ये बाजार है, ये दुकानदार, आप यहाँ घर से गए, यहाँ सामान लिया और यहाँ तक वापस आ गए, सामान लेकर यहाँ आ गए। आपने एक बार तो सामान ले लिया, खराब सामान ले लिया, अब अगली बार आप इससे तो नहीं लोगे इससे, दूसरे से सुनोगे। दूसरा अगर यही करेगा तो आप तीसरे से लोगे। तो ये क्यों हो रहा है? राजनीतिक प्रतिद्वंदता। इसने कहा कि देखा कि इन्होंने गलत सामान दिया, हमको इनसे अच्छा देना है, और यहीं पर पार्टियां कर रही कि हमको इनसे बेहतर परिणाम देना है, और तभी हमारा सामान क्या होगा, ग्राहकों द्वारा पसंद किया जाएगा। और हमको हमारे संविधान में कुछ ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिन्होंने सबसे ज्यादा लोक सेवाएं दी हों, सिविल सर्विसेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने सबसे ज्यादा सेवाएं दी हों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, सांसद, विधायक के पद पर रहते हुए, उनको क्या करना चाहिए? जब उनका कार्यकाल खत्म हो निश्चित अवधि के बाद, उनको सम्मानित करना चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ भी घोटाला किया है तो कार्यकाल खत्म होते ही उनको जेल में डाल देना चाहिए।
उम्र कैद की सजा कर देनी चाहिए, ये मेरा विचार है। तो आप लोगों को क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता अच्छी या सही, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलिए अब हम लोग इसके बाद के टॉपिक पर अपनी नजर डालते हैं।